बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करते हैं आप सभी को आप ही की यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुलहिम पर। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो क्या चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कवर है? नहीं। तो इसका सिंपल सा ही रीज़न है स्टूडेंट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग मी, जब मैं क्लास 9 में थी उनके दिल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है इससे एक फियर सा होता है। इसके केमिस्ट्री जो है ये मुश्किल सब्जेक्ट है, उनसे डर लगता है स्टूडेंट को और कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये बोरिंग सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, ये बोरिंग नहीं है, इनसे डरना भी नहीं है और ना ही ये मुश्किल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैंने क्लास 9 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल उसको ही सेलेक्ट किया, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये चैप्टर बेसिक भी है और इजी भी है। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री विद मुलहिम के साथ जुड़े रहेगा, फिर इंशाल्लाह आप लोग के लिए केमिस्ट्री जो है ये मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होगा, ना ही बोरिंग होगा। तो आज टॉपिक जो है हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो आप लोग भी हेडिंग डालें, मैंने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, आज हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में को डिस्कस करेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल जानते हैं आप लोग के बुक में इस तरह का जो पीरियोडिक टेबल है जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मेंडली पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इस तरह का पीरियोडिक टेबल, इसके लिए स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल को ड्रा करने के लिए इसका मेथड बताने के लिए इंशाल्लाह मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसको किस तरह ड्रा करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो इस फॉर्म में आप लोग बुक में पीरियोडिक टेबल है, लाइक आप लोग मेरे बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ड्रा करने का मकसद जैसा आप लोगों को बताना था कि हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करेंगे। आज इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, अर्ली क्लासिफिकेशन कैसे हुई। स्टूडेंट, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, जो आजकल जो मॉडर्न बुक में हमें गिवन है जिसको मेंडली पीरियोडिक टेबल है, स्टूडेंट इसकी में टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। और ये जो आप लोग को देख रहे हैं ये बिल्डिंग सा स्ट्रक्चर जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का। स्टूडेंट, शुरुआत में ये ऐसा नहीं था, ये खूबसूरत सा ये बना बिल्डिंग नहीं था इस तरह, और ना ही इनके इतने सारे एलिमेंट, मतलब इतने मेंबर्स भी नहीं थे इसके। 118 एलिमेंट। तो पहले शुरुआत में कैसे था स्टूडेंट, इसकी हिस्ट्री क्या चल रही है, कब से स्टार्ट हुई इसकी हिस्ट्री? स्टूडेंट, 1800 सेंचुरीज की बात है। इसकी हिस्ट्री जो है 1800 सेंचुरी की बात है। उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 34 एलिमेंट नॉन थे। आजकल कितने नॉन है, टोटल कितने एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? 118। और 1800 में अप्रॉक्सीमेटली 34 एलिमेंट नॉन थे। 1870 में यानी कि आफ्टर 70 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली 34 के डबल यानी 68 एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त डिस्कवर हुए थे, उस वक्त नॉन थे। तो ये जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं, इन सब की इनमें हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करना काफ़ी मुश्किल काम था, इनकी हर एक की प्रॉपर्टी स्टडी करना। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने क्या किया कि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी आपस में उनको एक ही ग्रुप में रखने की कोशिश की। तो इन क्लासिफिकेशन के लिए एक साइंटिस्ट नहीं, काफ़ी साइंटिस्ट उन्होंने अपने लॉज और मॉडल पेश किए, उनकी अपने अपने रीज़न थी जिसकी वजह से एक का मॉडल जो है वो फेल कर गया, तो फिर दूसरा आया, दूसरे का फेल कर फिर तीसरा आया। तो उस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर और जो रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन जिस बंदे ने की वो थे जर्मन साइंटिस्ट, और जिसका नाम था डोब्रीनर। जर्मन साइंटिस्ट थे, उनकी क्लासिफिकेशन जो मोस्ट पॉपुलर हुई, जो मोस्ट रिकॉग्नाइज क्लासिफिकेशन की वो डोब्रीनर ने की। और उसी क्लासिफिकेशन या उसके मॉडल को डोब्रीनर ट्रेड के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, डोब्रीनर कौन था? डोब्रीनर साइंटिस्ट था जर्मन। उन्होंने एक जो ला दिया उसको डोब्रीनर ट्रेड, जो क्लासिफिकेशन थी उसको डोब्रीनर ट्रेड्स कहा जाता है।
स्टूडेंट ट्रेड किसे कहते हैं? डुब्रीनर के मुताबिक डुब्रीनर ने क्या किया, उन एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की, उनकी ग्रुपिंग कर दी। डुब्रीनर ने थ्री एलिमेंट्स की, तीन एलिमेंट्स की ग्रुप बनाई। उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे उनमें से 3 एलिमेंट लिए, उनकी ग्रुपिंग की। उन्होंने ग्रुपिंग किस बेस पर की? उसकी जिन एलिमेंट को उन्होंने एक ग्रुप में लिया जिसको ट्रेड कहा, उनकी सिलेक्शन की, उनको एक ग्रुप में इनको एक ग्रुप में रखने के लिए उसके पास सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या थी? स्टूडेंट्स, डुब्रीनर के पास एक ला था, डुब्रीनर, जो कि मैथमेटिकल फॉर्म में था। कुछ इस तरह, सपोज हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं, डुब्रीनर कला क्या कह रहा था कि ये 3 एलिमेंट जो उन्होंने लिए, सपोज ये 3 एलिमेंट जो है इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो हमने पूछा कि किस बेस पर इन एलिमेंट की सिलेक्शन हुई, इनकी क्राइटेरिया क्या है? तो उनकी बात जो ला था, उसका ला कह रहा था कि मिडल एटम जो होगा, मिडल एलिमेंट जो होगा, उनका एटॉमिक वेट कार्नर फर्स्ट और थर्ड जो है उनके एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा, यानी मीन ऑफ ए प्लस सी और 2। बी का एटॉमिक वेट जो है वो ए और सी के मीन के बराबर होगा। डुब्रीनर का ला यह कह रहा था। तो उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे, डुब्रीनर ने अपना ला उन पर अप्लाई किया। तो आइए चेक करते हैं डुब्रीनर के ला को वर्क करता है कि नहीं। डुब्रीनर ने उस वक्त जो नॉन एलिमेंट में से थे, उन्होंने कुछ एलिमेंट पर अपना ला अप्लाई किया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का जो एक्सपेरिमेंटल नॉन एटॉमिक वेट था वो है 7, सोडियम 23 और पोटाशियम 39। डुब्रीनर क्या कह रहा था कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, इसमें हमारा मिडल एलिमेंट कौन सा है? सोडियम है। इसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड जो है, यानी कि लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक वेट एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो इसके चेक करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट लिथियम जो कि 7 प्लस थर्ड एलिमेंट पोटाशियम एटॉमिक वेट 39 और 2 46 एंड 2 2 23। ये कैलकुलेटेड जो एटॉमिक वेट है ये 23 और ये जो एक्सपेरिमेंटल नॉन एटॉमिक वेट है ये जो है एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डुब्रीनर कि इन तीनों एलिमेंट की आपस में केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो ऐसा ही है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम है। उन्होंने कुछ और भी एग्जांपल दिए। ये डुब्रीनर ला है। डुब्रीनर ने क्या कहा? डुब्रीनर ने 3 एलिमेंट लिए, उन पर अपना ला अप्लाई किया। उनका ला क्या कह रहा था कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट will be equal to the average of atomic weight of first and third element। तो उन्होंने अगर इनकी प्रॉपर्टी सेम है और इनकी ये जो ला उनका कह रहा था कि एटॉमिक वेट जो है मिडल एलिमेंट का उनकी बराबर होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली या उनकी क्लोज सेम होना चाहिए। तो उन्होंने उन 3 एलिमेंट को क्या कहा? ट्रेड का नाम दिया। उन्होंने उन एलिमेंट को क्या नाम दिया? ट्रेड का नाम दिया। तो आइए उसे कुछ और एग्जाम्पल ही स्टडी करते हैं जो डुब्रीनर ने उस वक्त के नॉन एलिमेंट्स पर अप्लाई किया था अपना ला। एक और एग्जांपल है उनका, कैल्शियम एटॉमिक वेट 40, स्ट्रांटियम एंड बेरियम। स्ट्रांटियम एटॉमिक वेट 88 एंड बेरियम का एटॉमिक वेट जो है 137। इनमें जो मिडल एलिमेंट है स्ट्रांटियम, इसका एटॉमिक वेट जो है कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होना चाहिए, उसकी मीन के बराबर होना चाहिए। तो एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम 40 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बेरियम 137 और 2 7 1 and 2 2 8 are 16 2 8 are 16 and 2 and 5। तो इसका एटॉमिक वेट जो है ये स्ट्रांटियम का जो एक्सपेरिमेंटल नॉन एटॉमिक वेट है 88 और ये जो कैलकुलेटेड है अकॉर्डिंग टू डुब्रीनर ला जब अप्लाई किया तो इसका 88.25 मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इस तरह डुब्रीनर ने कुछ और भी एग्जांपल दिए थे। उस वक्त जनरल एलिमेंट को इधर ही लिख लेते हैं, जैसे क्लोरीन 30 एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन एटॉमिक वेट था 80
एंड आयोडीन एटॉमिक वेट 127। इसमें हमारे पास जो मिडल एलिमेंट है वो है ब्रोमीन और उनका एटॉमिक वेट है 80 और क्लोरीन का 35.5 और आयोडीन जो है उसका 127। तो इसको चेक करते हैं कि ये इसके अप्रॉक्स आ रहा है या क्लोज आ रहा है कि नहीं। 127 और 2.5 7 and 5 12 and 6 और 2 2 8 are 16 2 1 are 2 2 and 5। तो ये जो कैलकुलेटेड एटॉमिक वेट है 81.25 और इसका जो कैलकुलेटेड है वो 81.25 आ रहा है और ये जो एक्सपेरिमेंटल नोन था 80, मतलब ये भी डोब्रिनर लॉ जो है उसको ओबे कर रहा है। तो जब डोब्रिनर ने क्या कहा, उन्होंने 3 एलिमेंट्स की ट्रेडिंग उन्होंने केस बेस पर की, एलिमेंट ग्रुपिंग केस बेस के पास एक मैथमेटिकल फॉर्म में लाता है डोब्रिनर के पास। तो उन्होंने जो उस वक्त के नॉन एलिमेंट थे उन पर अप्लाई किया, जिसको आज अब हमने स्टडी किया ये 3 ट्रेड्स को। इसको जब हमने स्टडी किया तो डोब्रिनर लॉ जो है ये भी लास्ट में फेल कर गए। तो डोब्रिनर लॉ की फेलियर क्या हो सकती है आप लोगों के माइंड में, क्योंकि डोब्रिनर ने अपना लॉ पेश किया, उनको अप्लाई भी किया जो उस वक्त के नॉन एलिमेंट थे उन पर, वो भी ओबे कर रहा था। तो किस वजह से उनकी लॉ जो है वो फेल हो गई या डिसरिगार्ड कर गई। वाई हिज लॉ वाज नॉट बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्टूडेंट उसकी लॉ की कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन हम स्टडी करते हैं कि उनकी लॉ जो है वो किस वजह से फेल हुई, क्या लिमिटेशन थी उनकी। तो हेडिंग डालते हैं लिमिटेशन। कि फर्स्ट ड्रॉबैक थी all the known element could not be fixed in a trade। उस वक्त जो नॉन एलिमेंट थे वो जब हम लोगों ने ट्रेड स्टडी किया वो जस्ट सिर्फ वो एलिमेंट जो थे, जब अब हम लोगों ने इनकी ट्रेड स्टडी ग्रुपिंग स्टडी की तो सिर्फ उस वक्त ये एलिमेंट थे वो नॉन नहीं थे, और भी एलिमेंट थे जो कि नॉन थे। लेकिन डोब्रिनर जो है उन्होंने उनकी ट्रेडिंग नहीं की, उनके ग्रुप में डिवाइड नहीं, क्योंकि उनकी लॉ को ओबे नहीं कर रहा था कुछ एलिमेंट है। और उसकी जो दूसरी लिमिटेशन थी, दूसरी जो ड्रॉबैक थी, मेन रीजन थी उनकी लॉ को रिजेक्शन की, वो ये थी कि इन सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। इन सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। जो अभी हम लोगों ने लास्ट ग्रुप जो है वो स्टडी किया क्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनका एटॉमिक वेट 35.5 एक्सपेरिमेंटल जनरल था, इनका 80 और आयोडीन का 127 था। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट ये मिडल एलिमेंट तो ब्रोमीन था हमारे पास, इसका एटॉमिक वेट 80 और इनकी जो हम लोगों ने डोब्रिनर लॉ के मुताबिक जो हम लोगों ने चेक किया कि 35.5 + 1/27/2 जो हम लोगों ने चेक किया तो ये 81 पॉइंट समथिंग 25 आ रहा था, मतलब इनके करीब आ रहा था, अप्रॉक्सीमेटली सेम था। तो इसका इस ग्रुप में हमें पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 7 में कि इसमें फ्लोरीन भी है, उस वक्त नॉन भी था फ्लोरीन। अगर हम इनका चेक करें तो फ्लोरीन एटॉमिक एक्सपेरिमेंटल इनर्जी एटॉमिक वेट था फ्लोरीन का वो था 19। अगर इसका ट्रेड हम इसको इस तरह देखना शुरू करें, इस तरह ट्रेड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन का ये ट्रेड, अगर इसको हम चेक करें कि ये डोब्रिनर लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, तो ये जो है डोब्रिनर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। 19 + 80 19/2 हमारे पास आ रहा है 49.5। इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एटॉमिक वेट है वो 49.5 और इसका जो एक्सपेरिमेंटल नॉन एटॉमिक वेट है वो है 35.5
5 अकॉर्डिंग टू डुब्रीनर लॉ मेटल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक वेट जो है उसका एटॉमिक वेट जो है एटॉमिक वेट है उसके बराबर या उनके करीब करीब होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक वेट जो है ये तो 49 आ रहा है, 49.5। अगर हम इनका मीन ले लें तो ये मेन रीज़न थी डुब्रीनर लॉ की रिजेक्शन की। तो इसकी वजह से डुब्रीनर लॉ जो है वो रिजेक्ट कर गया। तो इसके बाद इसकी काफ़ी टाइम बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना लॉ पेश किया। डुब्रीनर का लॉ भी जो है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि डुब्रीनर वाज द फर्स्ट हु क्लासिफाइड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसकी वजह से क्योंकि डुब्रीनर से पहले कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया था जिन्होंने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट की हो। डुब्रीनर फर्स्ट, इससे पहले क्लासिफिकेशन हुई थी डुब्रीनर से पहले, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट नहीं हुई थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो नेक्स्ट बंदे आए काफ़ी टाइम बाद जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन की थी वो थी न्यूलैंड, जिसका लॉ न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव के नाम से जाना जाता है। उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।